नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। इलेक्शंस अपनी जगह चलते रहेंगे। वहां कोई जीतेगा, कोई हारेगा, किसी के लिए अच्छी खबर आएगी और किसी के लिए बुरी खबर। लेकिन एक बुरी खबर हम सब देशवासियों के लिए आज आ रही है और शायद आप इससे अवगत भी होंगे। पिछले 3 दिनों से यानी कि नवंबर 21 के बाद राजौरी जिले के पीर पंजाल रेंज के जंगलों में आतंकवादियों के साथ एक एनकाउंटर चल रहा है। वहां पर हमारी आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अफसर वहां पर लड़ रहे हैं। बुरी खबर ये है कि कल सुबह ये खबर आई कि वहां पे 2 हमारे अफसर्स उनकी शहादत हुई है और आज सुबह ये खबर आती है कि 5 कुल आर्मी के लोग, जिसमें 2 अफसर हैं और 3 जवान, उनकी वहां पर लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इस एपिसोड में मैं आज बात करूंगा जम्मू एंड कश्मीर की कि क्या वहां पर हमारी सरकार ने नैरेटिव बनाया हुआ है और जमीनी हालत कितनी वहां पर फर्क है। अगर आप बीजेपी के समर्थकों में से हैं और मोदी जी को चाहते हैं तो आपके कान शायद पक गए होंगे ये सुनते सुनते कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में एक खुशहाली सी आ गई है। आतंकवाद एकदम खत्म हो गया है। कुछ छुटपुट घटनाएं इधर उधर होती रहती हैं जैसा कि अमित शाह जी बोलते हैं, और डिमोनेटाइजेशन के बाद तो बिल्कुल ही आतंकवाद की एक तरह से कमर टूट गई थी। और उधर स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये बोलते हुए नहीं थकते कि किस तरह से पिछले साल 2022 में 1.88 करोड़ वहां पे टूरिस्ट आए थे और इस साल अभी नवंबर तक लगभग 1.27 करोड़ टूरिस्ट ऑलरेडी जेएनके में आ चुके हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जिसका भी संबंध जम्मू एंड कश्मीर से नहीं है, उन्हीं लोगों का जेएनके के बारे में बहुत ही स्ट्रांग व्यू पॉइंट होता है। मैं आपको बता दूं कि मेरा संबंध जेएनके से है। मेरा पूरा बचपन वहां पर गुजरा। मेरी पढ़ाई भी काफी हद तक जेएनके में ही हुई है और अभी भी मेरे वहां से अच्छे संबंध बने हुए हैं। तो जमीनी हालत के बारे में मैं अच्छी तरह से वहां जानता हूं कि क्या हो रहा है। तो जो भी सरकार आज आपको बता रही है, इन शॉर्ट मैं यही बोल सकता हूं कि वो लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं, कितनी वहां पे आतंकी घटनाएं हुई हैं, ये मैं आपको डिटेल में आगे इसी कार्यक्रम में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो सरकारी प्रोपेगेंडा है उसके बारे में कुछ मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। 5 अगस्त 2019 इस दिन आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर में रिवोक किया गया था। और ये सरकार ने क्यों किया था? उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये इसलिए किया गया है कि जम्मू कश्मीर को हम बाकी हिंदुस्तान के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। जो पॉलिसीज या जो बेनिफिट्स बाकी हिंदुस्तानी लोगों को मिल रहे हैं वो कश्मीरियों को भी मिलने चाहिए। आज लगभग 4 साल हो गए हैं जेएनके में इलेक्शंस नहीं कराए गए थे। जब 370 आर्टिकल हटाया गया था उस समय स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन भी किया गया था। लेकिन सरकार की तरफ से अमित शाह जी हमेशा बोलते रहते हैं कि 370 हटाने का मतलब ये नहीं है कि वहां का स्टेटहुड हमने खत्म किया है। जब भी वहां पर ठीक ठाक हालात होंगे हम वहां पर इलेक्शन कराएंगे और स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया जाएगा। और शायद आप लोग ये भी जानते होंगे कि 370 आर्टिकल को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई है जिस पर आजकल सुनवाई हो रही है। इसी सुनवाई के दौरान सितंबर 1 को हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने ये बताया सुप्रीम कोर्ट को कि मैं आपको एक एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं दे सकता हूं कि कब हम वहां पर स्टेटहुड वापस करेंगे और कब इलेक्शंस वहां पर होंगे। अब ये सब एक डेमोक्रेटिक देश में चल रहा है और इसके जिम्मेदार कौन है? वहां की सरकार तो जिम्मेदार है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, लेकिन उससे ज्यादा मेरे हिसाब से मैं और आप, हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग भी ऐसी चीजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं।
हम लोग कंप्लेसेंट हो गए हैं कि जब तक मेरे घर में दाल चावल चीनी गैस आती रहेगी, बिजली पानी आती रहेगी, देश में क्या हो रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। बस ये सोच लीजिए कि अगर ऐसी ही सोच गांधी जी, नेहरू जी, पटेल, इन सब की भी ऐसी अगर सोच हुई होती तो शायद आज भी हमारे ऊपर गोरों का राज चल रहा होता। पिछले 10 सालों में और खास करके जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है, उसके बाद हमारे अपने जवान जम्मू एंड कश्मीर में कितना मर रहे हैं, इसके डिटेल्स मैं आपको दूंगा और वो शॉकिंग है। कम से कम मेरे लिए एक चौंका देने वाले थे, क्योंकि हमारा नैरेटिव कुछ और था। इससे पहले मैं वो आपको आंकड़े दिखाऊं, मैं ये टूरिज्म वाली बात को अलग कर देना चाहता हूं। मनोज सिन्हा जी के मुताबिक जितना टूरिस्ट 2022 में आया उतना पिछले 10 सालों में नहीं आया है। ये डेटा मैंने CIC डेटा से लिया है, रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है। इस डेटा के मुताबिक 2022 में 1.8 करोड़ टूरिस्ट JNK पहुंचा, लेकिन उससे पहले अगर आप ये ग्राफ देखें तो 2017, 18, 19 में भी ये 1.5 करोड़ के करीब ये फिगर एवरेज रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो JNK में आया है 2011 के बाद, वो ईयर्स थे 2013-14। उस समय 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट JNK में गया था। मनोज सिन्हा जी का डिकेड का शायद डेफिनेशन वो अलग ही रही होगी। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ये साइट है जहां पर आपको इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2023 ये पब्लिकेशन है, इसमें आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। मैं वहीं से आपको अब आगे का डेटा दिखा रहा हूं। घरेलू टूरिज्म यानी कि डोमेस्टिक टूरिज्म हमारे देश में हमेशा से बढ़ता ही आया है। सन 2000 में लगभग 22 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट थे। ये बढ़कर 2019 में 23 करोड़ 21 लाख के करीब हो गए। घबराइए नहीं, हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, लेकिन डोमेस्टिक टूरिस्ट 232 करोड़। इसका ये मतलब है कि एक से ज्यादा ट्रिप लोग डोमेस्टिक में लगाने लगे हैं। वो साल में 2 या 3 बार घूमने निकलते हैं। और 2022 में ये फिगर था 173 करोड़ का। तो अगर घरेलू टूरिज्म बढ़ेगा तो इसका एक हिस्सा, ये बड़ी सिंपल सी बात है कि वो JNK भी जाएगा। तो ये एक चौंकाने वाला ग्राफ है। अगर 100 लोग डोमेस्टिक टूरिज्म में निकलते हैं तो उसमें से कितने प्रतिशत JNK जाते हैं, ये इस ग्राफ में मैं दिखा रहा हूं। तो 2011 में आप देखेंगे तो लगभग 1.5% टूरिस्ट JNK जाते थे जो घरेलू टूरिज्म में निकलते थे। ये कम होता रहा, 2013 में ये 1% से नीचे आ गया, 2014 में 2.5% के ऊपर एकदम जंप किया। लेकिन अब हम ध्यान देते हैं जब से मोदी सरकार आई है और खास कर से जब से हमारा आर्टिकल 370 हटा है 2019 में, उसके बाद एकदम से टूरिज्म में कमी आई। वो कोरोना की वजह से थी। ये बढ़कर 1.6% हुआ 2021 में और 2022 में ये फिर गिरकर लगभग 1% हो गया, जिसको मनोज सिन्हा जी बोलते हैं ये एक रिकॉर्ड टूरिज्म आया 2022 में। वो दरअसल में वो एक कमी आई है 2021 के मुकाबले। और उसके अलावा भी आप देखेंगे 2014 के बाद से JNK में उतना टूरिस्ट एज अ परसेंटेज नहीं गया जितना कि UPA के टाइम में लोग जाया करते थे। इस बात को हम यहीं खत्म करते हैं। ये केवल बता दूं कि सबसे ज्यादा टूरिज्म उत्तर प्रदेश में पिछले साल हुआ था, लगभग 32 करोड़। और ये हमारे देश की टॉप 10 स्टेट्स हैं जिसमें कुल मिलाकर 146 करोड़ टूरिस्ट गया था। बाकी अन्य स्टेट्स का 26 करोड़ था। इस हिसाब से 173 करोड़ टूरिस्ट 2022 में गए थे। उसमें से 1.85 करोड़ टूरिस्ट JNK गया था। और अंत में मैं आपको दिखाऊंगा आतंकवाद से मरे हमारे सैनिक जवान, उनकी कितनी संख्या थी। लेकिन अभी अभी मेरे दोस्त ने ये फॉरवर्ड किया है, मैं आपको दिखा दूं। मैंने सोचा आपको भी पता चले कि जम्मू एंड कश्मीर में सेंट्रल लीडरशिप के रहते हुए क्या विकास हो रहा है।
आजकल जेएनके में 16 से 18 घंटे का पावर कट चल रहा है। सर्दियां आ चुकी हैं, बर्फबारी हो रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे इस साल शायद चौथी या पांचवी बार कई दिन के लिए बंद है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि मोदी जी की वजह से ट्रेन श्रीनगर पहुंचेगी, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा ये डेटा दे रहा हूँ। जम्मू से पठानकोट का जो रेल लिंक है, उस पे काम 1971 में शुरू हुआ था। इनफैक्ट जब लड़ाई चल रही थी उस समय वहां पर काम चालू रहा था। 1975 में जम्मू पठानकोट रेल लिंक ऑपरेशनल हुआ था। 1985 में जम्मू से उधमपुर का सेक्शन, उस पर काम शुरू किया गया था। 2005 में जम्मू से उधमपुर ट्रेन जाने लगी। जून 2013 में बनिहाल बारामूला का रेल लिंक वो ऑपरेशनल किया गया और जुलाई 2014 में जम्मू से कटरा ट्रेन जानी शुरू हो गई थी। और ऐसी अब उम्मीद की जाती है कि जनवरी 2024 में जम्मू बनिहाल सेक्शन ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो जम्मू श्रीनगर रेल लिंक पर इतने सारे माइलस्टोन्स निकल गए, लेकिन आपको कभी ज्यादा इनके बारे में ध्यान नहीं होगा क्योंकि कोई शोर शराबा किया नहीं गया था। लेकिन मेरे हिसाब से जब श्रीनगर ट्रेन पहली बार पहुंचेगी तो उसमें मोदी जी अवश्य सवार होंगे, वो ड्राइवर की कैबिन में होंगे और जरूर एक ऑरेंज कलर की चमचमाती हुई नई वंदे भारत ट्रेन श्रीनगर पहुंचेगी। मेरे कुछ मित्र हैं जो अक्सर ये टिप्पणी करते रहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में अब तो आर्टिकल 370 हट गया है, इसलिए वहां पर अब कोई भी अनहोनी घटना होती नहीं है। आतंकवाद एक तरह से खत्म हो गया है और डीमोनेटाइजेशन में तो उनकी कमर ही टूट गई है। आपको इसलिए नहीं सुनाई देता कि आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप केवल वही खबरें देखते हैं जो सरकार आप तक पहुंचाना चाहती है। इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने दिखाया है कि 2019 से 2023 के बीच में जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट इंसिडेंट्स में कितने हमारे जवान शहीद हुए हैं, कितने हमारे सिविलियंस मरे हैं और कितने हमने टेररिस्ट मारे हैं। पीले कलर में टेररिस्ट दिखाए हैं, कितने कितने हमने मारे, ग्रीन कलर में सिविलियंस और लाल रंग में सिक्योरिटी फोर्सेस। तो 2019 के बाद हमने ज्यादा टेररिस्ट मारने शुरू किए और हमारे अपने लोगों की कम मृत्यु होती थी, जो एक अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे 2021, 2022 और अब 2023 में हम लोग कम टेररिस्ट को हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारे सिक्योरिटी पर्सनल और सिविलियंस उनकी मौतें ज्यादा हो रही हैं। 2023 में अभी नवंबर तक का ही डेटा है, लगभग 70 सिक्योरिटी फोर्स के लोग मर चुके हैं, 136 सिविलियन मरे हैं और 193 टेररिस्ट। तो लगभग जितने हमने टेररिस्ट मारे हैं उतने ही हमारे लोग भी मर रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं जो सुन के शायद आपको आश्चर्य होगा। ये वही डेटा है जो मैंने पिछले ग्राफ में दिखाया था, लेकिन सन 2000 से 2023 का है। मैंने पिछले ग्राफ में इतना पोर्शन आपको जूम करके दिखाया था। सबसे कम टेररिज्म अफेक्टेड डेथ 2011 से लेकर 2014 तक हुई थी, यूपीए 2 के टाइम। उस समय हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी बहुत कम मरे थे, सिविलियन डेथ्स भी बहुत कम हुई थी। और यूपीए 2 ने जिस तरह से कश्मीर की सिचुएशन हैंडल की थी, उसकी वजह से वहां पर शांति हुई थी और यही वजह है कि 2011 के बाद टूरिज्म वहां पर काफी बढ़ा था। 2014 में एक पीक आई थी। पिछले 23 सालों में ब्रंट ऑफ टेररिज्म ये अटल बिहारी वाजपेयी को इसका सामना करना पड़ा था। अक्टूबर 2001 में लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, 35 लोग मरे थे। उसके बाद पार्लियामेंट अटैक हुआ था दिसंबर 2001 में। उस बीच में जनरल मुशर्रफ आए थे अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने पीस टॉक के लिए, वो जुलाई में हुई थी। ये कारगिल वॉर के बाद का पीरियड था। 2004 के बाद जो टेररिज्म में कमी आई थी, मेरे हिसाब से उसका मेन रीजन ये था कि वहां पर एक लोकल गवर्नमेंट थी,
वो अच्छी है या बुरी है वो अलग इशू है, लेकिन एक लोकल चीफ मिनिस्टर था जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में रखे। उन दिनों यूपीए 1 के टाइम सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था वैली में, लगभग 5 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। ये आज तक के कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। और उसके बावजूद 2014 नवंबर में जब कश्मीर में इलेक्शन हुए थे, उस समय हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हुआ था पिछले 25 साल में। तो इंसर्जेंसी एक तरफ थी, लेकिन सब लोगों ने निकल के वोट दिए थे। और अंत में ये सब उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद वैली में टेररिज्म बिल्कुल खत्म हो गया। तो आप ग्राफ ध्यान से देख लीजिए, 2016 में ही एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जिसके बाद से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ज्यादा मरने शुरू हो गए, ज्यादा सिविलियंस मरने शुरू हो गए, टेररिस्ट भी ज्यादा हमने मारे। लेकिन किसी तरह से ये गेम 2023 तक ये उल्टा पड़ता जा रहा है। आज भी जब मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूं तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि राजौरी में एक एनकाउंटर चल रहा है जिसमें हमारे 5 सिक्योरिटी पर्सनल की मौत हुई है। 2 उसमें से अफसर हैं और 3 जवान। इस मुठभेड़ में अभी तक 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। और ये भी एक लिस्ट है उन्हीं लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में एकदम शांति है। ये मेजर इंसिडेंट्स की लिस्ट है जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। 22-23 नवंबर जो अभी एनकाउंटर चल रहा है रजौरी में, 14 सितंबर 5 सिक्योरिटी के हमारे आर्मी अफसर और जवान मारे गए, इसमें एक डीएसपी भी थे। 4 अगस्त 2023 3 आर्मी सोल्जर्स मारे गए। 18 जुलाई 4 टेररिस्ट मारे गए। फिर 23 जून, 16 जून, 20 अप्रैल और 1 जनवरी में 4 सिविलियंस को न्यू ईयर डे पर रजौरी के एरिया में आतंकवादियों ने मार दिया था। तो आतंकवादी घटनाओं में हमारे सैनिक जम्मू एंड कश्मीर में लगातार अपनी जान देते आ रहे हैं, इसमें कोई खास कमी नहीं हो रही है। 2019 के बाद भी वैसी की वैसी घटनाएं होती आ रही हैं। इन सब लोगों के बारे में कभी हमें बताया जाता है और कभी नहीं बताया जाता है। आर्मी की तरफ से इनकी अंतिम यात्रा में जो भावपूर्ण श्रद्धांजलि और सम्मान दिया जाना चाहिए वो दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से हमारे 40 जवान जो पुलवामा में मारे गए थे और उनको सार्वजनिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री ने उनके शवों को दिल्ली बुलाकर और वहां पे श्रद्धांजलि दी थी, वो उसके बाद आज तक नजर नहीं आई है। कारण आप भी जानते हैं, कारण मैं भी जानता हूं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।